गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो जीओसी अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें अपने लगभग 3 या 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। सबसे पहले मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट करा दिया, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, ये भी कंप्लीट हो गया था। कल अपन जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे वो था हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन। हेडिंग डाल लें जीओसी में कल अपन जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक क्या था? हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। कल इसका इंट्रोडक्शन हो गया था, किन किन में ये होता है वो मैंने आपको बता दिया था। एक बार रिपीट कर देता हूं कि इसमें हमने क्या पढ़ा था। देखो, एक अपन ने इसको पढ़ा था कार्बोकेटाइन में, ठीक है। एक हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें पढ़ा था? फ्री रेडिकल। और एक हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें पढ़ा? एल्कीन में। इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन किस प्रकार से होता है, बेकर नाथन प्रभाव कैसे होता है, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। अब अपन को आज इनकी स्टेबिलिटी देखनी है। पहली चीज ये ध्यान रखना कि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में जो अति संयुग्मन होता है वो था सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल, ठीक है। और जो एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन था वो था सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसको अपन नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसके अलावा बेकर नाथन प्रभाव भी नाम दिया था इसको। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें अनुनाद शुरू कर देते हैं और इन तीनों चीजों को स्टेबिलिटी दे देते हैं। तो कल मैंने आपको तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था। आज अपन देखेंगे कि एक हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन, इनको किस प्रकार से स्टेबल करता है और किस प्रकार से स्टेबल नहीं करता। हालांकि इन तीनों की स्टेबिलिटी के लिए अपने पास रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि कहीं रेजोनेंस नहीं दिखे तब अपन को चेक करना पड़ता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है। यदि ये भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन अपने पास क्या बचता है? इंडक्टिव इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट तो हर जगह होगा ही होगा। अच्छा ऑप्शन ये है कि अपन को रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन कहीं पे मिल जाए। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये लीजिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कार्बोकेटाइन पर। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए है CH3 CH2 प्लस, ठीक है। एक ले लेते हैं CH3 CH3 प्लस। तीसरा ले लिया CH3 CH3 प्लस, ठीक है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये कौन सा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में भी बता दिया था कि इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है। अब अपन अति संयुग्मन के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन कार्बोकेटाइन है, उसके पास वाला कार्बन कहलाता है एल्फा कार्बन, और एल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन कहलाती है एल्फा हाइड्रोजन। बताओ कितनी एल्फा हाइड्रोजन है? 3। कितनी एल्फा हाइड्रोजन है? 6। कितनी एल्फा हाइड्रोजन है? 9। तो जितनी एल्फा हाइड्रोजन होती है अति संयुग्मन की संरचना उससे एक ज्यादा बनती है। तो यहाँ पर कुल अति संयुग्मन की संरचनाएं कितनी होगी? 4। यहाँ कितनी होगी? 7। और यहाँ कितनी बन जाएगी? 10। जितनी ज्यादा संरचना बनेगी स्थायित्व तो उतना ही ज्यादा होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया? 3 डिग्री। इंडक्टिव इफेक्ट भी यही कहता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में मोर स्टेबल होता है 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 3 मेथिल समूह प्लस आई प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन देते हैं। अति संयुग्मन भी वही बात करता है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट कह रहा है वही अति संयुग्मन कह रहा है इस एग्जाम्पल के लिए। लेकिन
कहीं पर यह मामला गड़बड़ हो सकता है। मान लीजिए ये है CH3 CH2 प्लस, एक ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 प्लस। अब आप मुझे बताओ कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो अति संयुग्मन की संरचनाएं बनेगी 4। अल्फा हाइड्रोजन 2 है तो अति संयुग्मन की संरचनाएं बनेगी 3। ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये वाला, क्योंकि वहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है कि कार्बोकेटाइन पर एक मेथिल लगा है, कार्बोकेटाइन पर एथिल लगा है। मेथिल और एथिल में किसका प्लस सही प्रभाव ज्यादा होता है? एथिल का। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा स्टेबिलिटी कौन दे रहा है? ये वाला। कम स्टेबल ये वाला। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इसको ज्यादा स्टेबल बता रहा है, उसको कम। तो इस चीज को आप हमेशा फॉलो करें। रेजोनेंस फर्स्ट, रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात माननी पड़ेगी। यदि हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है तब अपन आते किस पर? इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अति संयुग्मन डोमिनेट करेगा इंडक्टिव इफेक्ट को, और ज्यादा स्टेबल हमें इसको मानना पड़ेगा। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। चलो अगला एग्जाम्पल रख रहा हूं आपके समक्ष, ये लीजिए, और इसकी तुलना आपको करनी है इसके साथ। या मान लीजिए इधर मैं एक कार्बन और बढ़ा देता हूं, ये लो CH2 CH3, दोनों 5-5 कार्बन के हैं। यहां एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इधर भी क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब मुझे बताओ कि यहां पर कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कैसे पता करोगे आप? कुछ आइडिया है? इंडक्टिव इफेक्ट तो कह रहा है कि 2 एल्काइल ग्रुप हैं प्लस आई इफेक्ट, 2 एल्काइल ग्रुप हैं प्लस आई इफेक्ट। लेकिन मैंने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट से पहले हाइपर कॉन्जुगेशन की बात सुननी पड़ेगी। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 5। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। इस चीज को आप ध्यान रख लें। मिटा रहा हूं इसको। मान लीजिए इस प्रकार का कार्बोकेटायन दे रखा है। अब बताओ मुझे, अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अति संयुग्मन इसमें नहीं हो सकता। बताओ यहां अति संयुग्मन नहीं है तो कौन काम आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट काम आएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट आएगा तो इस प्रकार से चेक करेंगे कि 3-3 मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन देकर इसको स्टेबल करते हैं। तो अति संयुग्मन वहां जहां पर अल्फा हाइड्रोजन, रेजोनेंस वहां जहां पाई बॉन्ड, और जहां ये दोनों नहीं है वहां इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट हर जगह होगा। लेकिन ये स्टेबिलिटी का सबसे लो फैक्टर है, इसको लास्ट में काम में लिया जाता है। मान लीजिए अपन को ऐसा कार्बोकेटाइन दे दिया, ये लो, ये बेंजिलिक कार्बोकेटाइन। तो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है। पॉजिटिव चार्ज यहां, फिर ये यहां पॉजिटिव चार्ज यहां, ये यहां पॉजिटिव चार्ज यहां। इसका मतलब है कि इस कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल करता है? रेजोनेंस। तो यही मैं कह रहा हूं कि किसी भी कार्बोकेटाइन के लिए पहले रेजोनेंस चेक कीजिए आप, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और अंत में किस पे आ जाओ? इंडक्टिव इफेक्ट पे। चलो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात हो गई, इससे ज्यादा अपन को पढ़नी है नहीं। दूसरा अपन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन देखने, जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। मान लो ये फ्री रेडिकल है, मान लो एक इस प्रकार का फ्री रेडिकल है,
और यहाँ हो सकता है कि एक ऐसा फ्री रेडिकल हो। आप मुझे यहाँ सोच समझ के बताओ कि किस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो फ्री रेडिकल से जुड़ा कार्बन एल्फा, कितनी एल्फा हाइड्रोजन? 9, इधर 6, इधर 3। ये स्टेबिलिटी का हो जाएगा ऑर्डर जो कि इंडक्टिव इफेक्ट में आया था। बिल्कुल वही चीज है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है एल्फा कार्बन पर, उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और ऐसा करने से फ्री रेडिकल स्टेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, दोनों ही सॉरी सेकेंडरी फ्री रेडिकल हैं। तो यहाँ पर अपन को कंपैरिजन इंडक्टिव इफेक्ट से पहले यदि हाइपर कॉन्जुगेशन से करना पड़े तो अपन एल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। कितनी एल्फा हाइड्रोजन है? 6, इधर कितनी है? 5। इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा स्टेबिलिटी इसको मिलनी चाहिए थी। एक मेथिल और एक मेथिल, इन दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट सेम है, लेकिन मेथिल और एथिल में किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है? एथिल का। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो ये स्टेबल होना चाहिए, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग ये। तो याद रखना कि हाइपर कॉन्जुगेशन को प्राथमिकता देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का नंबर बाद में ही आएगा। इसका मतलब है कि जो कार्बोकेटाइन में है वही चीज फ्री रेडिकल में है। मान लीजिए ऐसा कोई एग्जाम्पल है, दो मैंने यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल दिए, इसमें रेजोनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस दिख रहा है। ये लीजिए इस प्रकार का रेजोनेंस, ओड इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे, फिर पैरा पे वापस कहाँ चला जाएगा? ऑर्थो पे। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, एल्फा कार्बन दिखती है, 2 हाइड्रोजन है, यानी दोनों एल्फा हाइड्रोजन के कारण हाइपर कॉन्जुगेशन की 3 संरचनाएं बनेगी। तो जिस प्रकार इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन को, ये जो ऑर्डर था रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से अच्छी चीज हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो उससे अच्छी चीज रेजोनेंस है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल अपन किसको मानेंगे? जो कि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी लेता है। कम उसको मानेंगे जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होता है। तो कितने भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, स्टेबिलिटी यही आएगी। अब अपन तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन था वो था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के साथ, जहां पर इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से शिफ्ट हो रहे थे। जैसे ये है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस प्रकार से ये सिग्मा बॉन्ड यहां रेजोनेंस कर रहा था। तो इस रेजोनेंस, जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, क्या ये नो बॉन्ड रेजोनेंस जितनी स्टेबिलिटी दे सकता है क्या? तो रेजोनेंस जितनी स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से अच्छी स्टेबिलिटी दे सकता है। अब अपन एल्कीन में सबसे पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाले, तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, देखो, कॉन्जुगेटेड, एक होती है नॉन कॉन्जुगेटेड। ध्यान से सुनना, मैं आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी के एक तरह से की पॉइंट बता रहा हूं। हर पॉइंट का कोई लॉजिक है, कोई रीजन है। कॉन्जुगेटेड एल्कीन जो होती हैं उसकी स्टेबिलिटी आप मान के चलो कि नॉन कॉन्जुगेटेड से ज्यादा ही होगी। कॉन्जुगेटेड का मतलब है संयुग्मित एल्कीन, संयुग्मित का मतलब है
कि पाई बॉन्ड अल्टरनेट होने चाहिए, एक छोड़कर एक पाई बॉन्ड आ जाए। मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। इस प्रकार से इसमें ये रेजोनेंस है, स्टेबल है। मान लो एल्कीन इस प्रकार की है, ये लीजिए इस प्रकार से। तो ध्यान रखें कि जहां पर एक छोड़कर एक पाईबंद आए, ऐसी एल्कीन को अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एल्कीन। और कॉन्जुगेटेड एल्कीन में रेजोनेंस पॉसिबल है, तो याद रखें कि रेजोनेंस के साथ कहीं पर ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल जाता है। ये एल्कीन दे रखी है, यहां से सिग्मा बॉन्ड ने इस प्रकार से ये रेजोनेंस शुरू किया, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये भी कॉन्जुगेटेड है, पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा, फिर पाई है। तो कॉन्जुगेटेड हमेशा ज्यादा स्टेबल होगी नॉन कॉन्जुगेटेड से। नॉन कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि इस प्रकार की एल्कीन जिसमें या तो एक पाई बॉन्ड हो, और यदि दो पाई बॉन्ड आते भी हैं तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं हो। ये पाई बॉन्ड यहाँ, तो आगे पाई बॉन्ड है नहीं, ये बहुत दूर है, तो इनको बोला जाता है नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। तो पहली चीज आपके क्लियर हो गई होगी कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और नॉन कॉन्जुगेटेड की कम होगी। अब मैं आ रहा हूं नॉन कॉन्जुगेटेड पर। यदि दो एल्कीने नॉन कॉन्जुगेटेड हैं तो उसमें अपन चेक करते हैं एल्फा हाइड्रोजन। एल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज देन स्टेबिलिटी इंक्रीज। देखो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। एक ले लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और एक ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये तीन एल्कीने मैंने आपके समक्ष रख दी। तीनों की तीनों नॉन कॉन्जुगेटेड है। और नॉन कॉन्जुगेटेड का पता कैसे चला? क्योंकि इनमें एक ही पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है कि एक छोड़कर एक पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तीनों नॉन कॉन्जुगेटेड हैं। अब मैं इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को एल्फा कार्बन लिख रहा हूं। अब बताओ पहले वाले में एल्फा हाइड्रोजन कितनी हुई? 5 हुई। दूसरे में 3, तीसरे में कितनी? 3 और 3 6। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा? जहां 6 अल्फा हाइड्रोजन है, उसके बाद 5 वाला, फिर कौन सा? 3 वाला। तो नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीने दे रखी है, तो वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन चेक करते हैं और उसी हाइड्रोजन से अपन को पता चलता है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगी और कौन कम स्टेबल होगी। तो यहाँ ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे कम स्टेबल है। ये मैंने दूसरा की पॉइंट बता दिया जो कि डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन पर। अब अपन चलते हैं तीसरे की पॉइंट की तरफ। पहला हो गया कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड, दूसरा की पॉइंट कौन सा हो गया? अल्फा हाइड्रोजन वाला। तीसरे की पॉइंट की तरफ आ रहा हूं मैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये लीजिए, ये तीसरा की पॉइंट है। अब मुझे बताओ कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनसे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितनी दिख रही है? यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन दिखती हैं। इस तरफ भी कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 6 है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सेम है, दोनों एल्कीने नॉन कॉन्जुगेटेड हैं। इसका मतलब है कि पहला और दूसरा की पॉइंट फ्लॉप हो जाता है यहाँ पे। तो किसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे? तो याद रखो कि ये वाली एल्कीन अनसिमेट्रिक है, जबकि ये एल्कीन क्या है? सिमेट्रिक।
तो मेरा तीसरा की पॉइंट यही होगा कि अनसिमेट्रिक की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा और सिमेट्रिक की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब आपको अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अनसिमेट्रिक उसको बोला जाता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े समूह सेम हो। सेम नहीं हो। और सिमेट्रिक उसको बोला जाता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े समूह सेम हो जाए। इसको समझने के लिए देखो मैं इस तरफ कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। मान लीजिए ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक है CH3 डबल बॉन्ड CH3 एक मान लीजिए ये हो गया, और एक मान लो कि इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल हो गया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से दो दो हाइड्रोजन जुड़े सेम है तो ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक पर एक हाइड्रोजन है, एक पर दो हाइड्रोजन है तो सेम नहीं है तो ये है अनसिमेट्रिक। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से दो मेथिल इधर सेम हो गया तो ये क्या है, सिमेट्रिक। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक एक हाइड्रोजन एक एक मेथिल जुड़ा तो ये भी क्या हो गई, सिमेट्रिक। दो मेथिल इधर एक हाइड्रोजन एक मेथिल सेम नहीं है तो ये क्या हो गई, अनसिमेट्रिक। तो अनसिमेट्रिक ज्यादा स्टेबल होती है सिमेट्रिक की तुलना में। अब सिमेट्रिक में फिर समस्या है। कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड पहला की पॉइंट हो गया, फिर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन दूसरा की पॉइंट हो गया। अनसिमेट्रिक ज्यादा स्टेबल होती है तीसरा की पॉइंट हो गया। अब मैं चौथे की पॉइंट पर आ रहा हूं कि सिमेट्रिक में भी मान लो आपको एक ये दे रखी है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H और H, इधर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड CH3 H H। तो ये सिमेट्रिक एल्कीन का कौन सा रूप है, ट्रांस। इधर वाला कौन सा रूप है, सिस। तो याद रखना कि सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल एल्कीन किसको माना जाता है, ट्रांस को, क्योंकि यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप है, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, रिपल्सन कम होता है। लेकिन यहाँ सिस रूप में ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एल्कीन के लिए जितने की पॉइंट स्टेबिलिटी के हो सकते हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। चलो, हाइपर कॉन्जुगेशन जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब ऐसी कोई चीज नहीं बची जो कि आपको बतानी पड़े। ये हाइपर कॉन्जुगेशन आपके 11th क्लास का, यही 12th का, और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करो, ये कोई मेजर टॉपिक नहीं था। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस की एप्लीकेशन में आपको कुछ और एक्स्ट्रा आगे मिल सकता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो ये केवल 3 चीजों में होता है, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन। तो इससे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन आप किसी भी क्लास में नहीं पढ़ोगे, चाहे वो BSc हो चाहे MSc हो। जितना हाइपर कॉन्जुगेशन में टॉपिक आ सकते हैं वो अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। इससे हाई लेवल का आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अभी से 12th क्लास में यदि इतना हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लो, और इतना क्या ज्यादा नहीं है, केवल 2 वीडियो लेक्चर है आधे घंटे के, आराम से आप इसको कवर कर सकते हो। और अपनी ट्यूशन सीट में से ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करके देखना। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको कहीं कोई समस्या आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अब मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन है ये अपना कंप्लीट हो चुका है जीओसी में। रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल हो गए। अब अपन चलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की तरफ। जिन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। जिस प्रकार हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन ने +H और -H देखे थे, ठीक है, उसी प्रकार इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी +E और -E पढ़ेंगे।
तो इनकी चर्चा अपन कल के वीडियो लेक्चर में करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह है। या तो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा या 2 वीडियोस में लगने वाले हैं। तो जीओसी में अपना ये टॉपिक होने के बाद 5 टॉपिक यानी आधी जीओसी पूरी हो जाएगी। फिर अपन बचे हुए टॉपिक भी 2-2, 3-3 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करते जाएंगे। आप निरंतर वीडियो देखते रहो और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आए तो आप मेरे को जरूर मैसेज करें। थैंक यू।